हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो होने वाला है हिंदी के पाठ कारक के बारे में। अब कारक, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कौन कौन से चिन्ह होते हैं और किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं, तो ये लेसन पूरा उसी के बारे में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए इसको शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कारक किसको कहते हैं। तो कारक की अगर हम परिभाषा देखें तो कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य में आने वाली क्रिया के साथ जो संबंध दिखाने वाले शब्द होते हैं उनको हम कारक कहते हैं। अब अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है, कारक का मतलब होता है करने वाला, कुछ करने वाले इंसान को हम कारक कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम आसान शब्दों में देखें तो होगा कि किसी भी वाक्य में, क्योंकि क्रिया होना तो जरूरी है, बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। तो जब कोई भी क्रिया किसी वाक्य के अंदर आती है तो उसके साथ आने वाले वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जो भी शब्द हैं, तो वो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द उस वाक्य में क्रिया के संदर्भ में क्या रोल निभा रहे, क्या भूमिका निभा रहे हैं, तो उस भूमिका को निभाने वाले जो शब्द उनका रूप डिसाइड करते हैं उनको हम कारक कहते हैं। अब कारक शब्द जो होते हैं उनका सीधा सीधा संबंध जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ने का कार्य करने के लिए होता है। अब संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्द क्या होते हैं, ये लेसन में पहले डाल चुकी हूँ कि संज्ञा शब्द वो सब शब्द होते हैं जो कि चीजें हम, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी जिनको कि हमने कुछ नाम दिया है उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा का स्थान ले लेते हैं किसी वाक्य के अंदर तो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो पूरा पाठ है मैं पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपको उसके संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानना है तो आप वो लेसन भी देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कारक की। तो कारक के यदि हम प्रकार देखें तो कारक के टोटल 8 प्रकार होते हैं। तो उसके लिए हमें इन 8 प्रकार को समझना है और इसके साथ साथ इनके आने वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको भी समझना है। अब विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह का मतलब होता है कि जो भी हम कारक शब्दों का स्वरूप दिखाने के लिए चिन्ह को यूज करते हैं उनको हम परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये आपको एक तालिका दिखा रही हूँ, इस तालिका में आप देख सकते हैं कि जैसे कर्ता, उसके सामने लिखा है ने, तो ये ने जो है, जहां सेंटेंस में हमें ने दिखेगा तो वहां पर समझ आ जाएगा हमें कि ये कर्ता कारक को दिखा रहा है। तो जो भी चिन्ह इस तरीके से हमारे हैं वो बताते हैं कि ये किस कारक के बारे में बात हो रही है। जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, तो ये जो शब्द होते हैं इनको हम परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन्हीं से हम सेंटेंस के अंदर इनको पहचान सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके प्रकारों को समझना, जो कि टोटल है 8। तो सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता, इसके तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो भी करने वाला होगा, वाक्य के अंदर जो भी कुछ किया जा रहा है, जो भी क्रिया की जा रही है उसका सीधा सीधा संबंध कर्ता से होगा। तो जो भी कार्य कर्ता कर रहा है, यानी वाक्य में कुछ भी क्रिया जो कर रहा है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। इसके लिए हम जो विभक्ति चिन्ह लेते हैं वो होता है ने। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे सेंटेंस में हमें ने नहीं दिखेगा, लेकिन हमें ये पता है कि वाक्य में जो भी क्रिया है उसे जो कर रहा है उसको ही हमें कर्ता कारक डिसाइड कर देना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, कुहू ने सारे रंग बिखेर दिए। अब यहाँ पर रंग बिखेर दिए, किसने बिखेर दिए? कुहू ने। तो कुहू हमारी कर्ता कारक हो गई। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, राम ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? राम ने। तो राम यहाँ पर कार्य को करने वाला हुआ, कार्य पत्र लिखने का कार्य, लिखना यहाँ पर क्रिया है और उस क्रिया को किया था राम ने, तो इसलिए हमारा राम जो है वो कर्ता कारक है। राधा विद्यालय जाती है। अब यहाँ तो कहीं भी ने आया ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि क्रिया कौन कर रहा है। इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जाना क्रिया है और उस क्रिया को कौन कर रहा है? राधा।
तो इसलिए राधा हमारी कर्ता कारक है। तो कई जगह पर ऐसा होगा कि कर्ता कारक में हमें ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी उस सेंटेंस में आने वाली क्रिया को कर रहा होगा उसको हम कर्ता कारक मान लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ, जो कि है कर्म कारक। अब कर्म कारक के अंदर वो सारे व्यक्ति या वस्तु आएंगे, यानी कि वो संज्ञा या सर्वनाम आएंगे जिनके ऊपर कार्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कुहू ने सारे रंग बिखेर दिए, तो अब उसने क्या बिखेर दिया था? रंग बिखेर दिए थे, तो रंगों को बिखेर दिया उसने, तो इसलिए यहाँ पर रंग जो है हमारा कर्म हो गया, क्योंकि कुहू ने उन्हें बिखेर दिया तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा उसका। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो कर्म कारक के उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है इसका, माँ बच्चे को सुला रही है। अब माँ सुला रही है, क्रिया हो रही है सोना, लेकिन वो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा सो जाएगा। तो माँ बच्चे को, तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह भी आया, तो इससे हमने इसको पहचान लिया कि बच्चे को सुला रही है, तो यानी कि बच्चा जो है वो कर्म कारक है। इसी तरीके से सुमित ने हाथी को केले खिलाए। अब केला खिलाया जा रहा है, खिलाना यहाँ पर क्रिया हुई, और वो किसने की? सुमित ने की, तो वो तो कर्ता हो गया, लेकिन किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी उन केलों को खा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हाथी जो है वो हमारा कर्म कारक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा इसमें भी कि हमारे पास इसका विभक्ति चिन्ह नहीं होगा वाक्य में, लेकिन हमें उसको पहचानना होगा। तो जैसे कि उसने पत्र लिखा, ठीक है, मान लीजिए जैसे पहले हमने सेंटेंस था कि राम ने पत्र लिखा, तो ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं कि उसने पत्र लिखा। और अब यहाँ पे कोई हमें कर्म कारक का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे को शब्द नहीं आया है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने पत्र को लिखा, क्योंकि पत्र के ऊपर लिखने का प्रभाव, जो लिखने की क्रिया थी उसका प्रभाव पत्र के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पत्र को कर्म कारक कहेंगे। तो इस तरीके से हमें पहचानना है कि यदि कोई कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव किस चीज के ऊपर पड़ रहा है, तो जिस चीज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कारक की ओर। तो नेक्स्ट कारक जो हमारा होता है वो है करण कारक। करण कारक, इसका मतलब होता है कि जब भी वाक्य के अंदर कोई क्रिया की जा रही है तो वो अगर किसी चीज की सहायता से की जा रही है, यानी कि कोई चीज साधन के तौर पर है उस क्रिया को करने के लिए, तो जो भी चीज साधन का रूप लेगी उस वाक्य के अंदर उसको हम कहेंगे करण कारक। मतलब इसमें हमें ये याद रखना है कि किसी चीज की सहायता ली जाएगी और उसके द्वारा इसको किया जाएगा, क्रिया को किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें साधन का बिल्कुल ध्यान रखना है, या फिर ये ध्यान रखना है कि किस चीज की सहायता से उस कार्य को किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पीहू कलम से लिख रही है। अब पीहू लिख रही है, लिखने की क्रिया कर रही है, तो पीहू तो कर्ता हो गई, लेकिन वो किस चीज की सहायता से लिख रही है? कलम की सहायता से, तो इसलिए यहाँ पर कलम जो है हमारा करण कारक हो गया। अच्छा, करण कारक की विभक्तियां होती हैं से और के द्वारा, यानी कि जिन चीजों की सहायता से हम कुछ काम करते हैं या जिन चीजों के द्वारा हम कुछ काम करते हैं, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा। हम आंखों से देखते हैं। अब देखना क्रिया है, हम करता है, लेकिन हम किसकी सहायता से देखते हैं? अपनी आंखों की सहायता से। तो यानी कि जिन भी चीज का हम इस्तेमाल करते हुए साधन के तौर पर या फिर जिस चीज की सहायता से हम कोई कार्य करेंगे उन सभी को हम करण कारक कहेंगे। अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। अब संप्रदान, इसमें हमें याद रखने के लिए करना है कि दान देना, यानी कि किसी को कुछ दिया जाना। तो जब भी हम किसी को कुछ दे रहे होंगे किसी सेंटेंस में, यानी किसी के लिए कुछ कर रहे होंगे या किसी को कुछ दे रहे होंगे, जहां भी सेंटेंस के अंदर हमें देने की क्रिया या फिर किसी के लिए कुछ करने की क्रिया नजर आएगी, तो जो उस चीज को कर रहा होगा उसको हम संप्रदान कारक मान लेंगे। यानी कि संप्रदान तो दान दिया, तो दान देने से हम इसको याद रखेंगे, यानी कि किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। किरण ने पूजा को उपहार दिया। अब किरण ने पूजा को उपहार दिया, तो यहाँ पे किरण ने दिया उपहार, तो कर्ता कारक, और उपहार दिया तो क्या दिया? उपहार, तो ये हमारा संप्रदान कारक हो गया।
उसी तरीके से माँ ने बच्चे के लिए खिलौना लिया, तो यहाँ पर माँ ने बच्चे के लिए कुछ किया तो खिलौना लिया, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा संप्रदान कारक हो गया। गरीबों को खाना दो। अब यहाँ पर खाना जो है ये खाना खाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि खाना जो भोजन शब्द होता है हमारा, संज्ञा शब्द होता है, उसके लिए इसको यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर यह हमारी संप्रदान कारक हो जाएगा खाना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि संप्रदान कारक जो है उसमें भी विभक्ति चिन्ह को यूज कर रहे हैं हम, और जहां पर कर्म कारक था वहां पर भी को लग रहा था, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा कर्म कारक है और कौन सा संप्रदान कारक है। तो हम इसको पहचानने के लिए एक छोटा सा अपने साथ ट्रिक याद रखते हुए चलेंगे कि जब भी हम सेंटेंस को पहचानना है हमें कि ये कौन सा वाला है, कि ये कर्म कारक है या फिर संप्रदान कारक है, तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, को हटाकर उसकी जगह के लिए लगाकर देखेंगे, तो इससे हम उसको पहचान सकते हैं। अगर के लिए लगाने के बाद भी सेंटेंस सही रहता है तो इसका मतलब है कि वो संप्रदान है, लेकिन अगर के लिए लगाने के बाद सेंटेंस की सेंस ही बदल जाती है, बिगड़ जाता है सेंटेंस, यानी कि वो ठीक सेंस में नहीं आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वो कर्म कारक है। जैसे कि यहाँ पर था गरीबों को खाना दो, ठीक है, तो गरीबों के लिए खाना दो, अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब है कि तो भी सेंटेंस सही है हमारा, वो गलत नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बना देते हैं कि माँ बच्चे को सुला रही है, ये सेंटेंस था हमारा कर्म कारक में, तो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं माँ बच्चे के लिए सुला रही है, तो सेंटेंस की कोई फॉर्मेशन ही नहीं हुई, सेंटेंस ही गलत हो गया। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ को ही आ सकता है, लेकिन अगर को की जगह पर हम के लिए लगाकर भी सेंटेंस बना दे तो अगर वो सही रहता है तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट कारक है हमारा अपादान कारक। अब अपादान कारक के अंदर संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप आएगा जिससे कि कुछ अलग होने का, दूर होने का हमें भाव पता चलेगा, यानी कि इसमें ऐसी चीजें होंगी जिसमें कि कोई चीज किसी से गिर गई या किसी से दूर चली गई या अलग हो गई, तो जहां पर भी ये वाला भाव आएगा, अलगाव का भाव आएगा, वहां पर हम कहेंगे कि ये अपादान कारक है। अब इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, अलग होना। अब इसका विभक्ति चिन्ह से यहाँ भी है, और जब हम करण कारक कर रहे थे तो वहां पर भी से था, लेकिन से वहां पर साधन के लिए हम यूज कर रहे थे, यानी कि किसी चीज की सहायता से, तो यहाँ पर साधन की तरह से यूज नहीं होगा, यहाँ पर से का यूज होगा किसी चीज को किसी दूसरी चीज से दूर करने के लिए या अलग करने के लिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, प्रणव साइकिल से गिर गया। अब प्रणव जो था पहले साइकिल पर था लेकिन वो गिर गया, तो ये उससे दूर हो गया। तो जहां पर भी गिरने का, अलग होने का या फिर दूर जाने का कोई भी भाव प्रकट होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये अपादान कारक है। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकली तो निकलकर वहां से दूर चली गई, तो यहाँ पर दूर जाने का हमें पता चलता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ पर थे लेकिन वो अब गिर गए हैं, तो जिन भी चीजों में हमें दूर होने का पता चलेगा वहां पर जो भी चीज से आएगा तो वो हमारा अपादान कारक होगा। अगला हमारा कारक होता है संबंध कारक। अब संबंध कारक, संबंध माने कि दो चीजों के बीच में आपस में जो अपनत्व का भाव होगा, यानी कि किसी भी वाक्य में आने वाली किन्हीं दो चीज, संज्ञा या सर्वनाम जो भी होंगी, उनके बीच में जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव का रिश्ता होगा, उसको जो चीजें जिस रूप में हमारे सामने वो प्रकट होगा उसको हम संबंध कारक कहेंगे। और इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। अब ये इतने सारे हैं लेकिन हम इनको पहचान सकते हैं, जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी का, किसी की, किसी के, इस टाइप से जो आएंगे शब्द का, के या की आएंगे तो उससे पहचान सकते हैं, या फिर अपना, अपनी, अपने, तो यहाँ पे ना, ने, नी आया, मेरा, मेरी, मेरे, तो जहां पर भी ये पीछे इस तरह के हमें मिलेंगे जिससे हमें पता चलता है किसी चीज का किसी दूसरी चीज से क्या संबंध है, तो उन सभी को हम कहेंगे कि वो संबंध कारक है।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, राशि की बहन बीमार है। अब राशि की बहन बीमार है तो की शब्द जो आया उसकी बहन का और उसका संबंध बताने के लिए आया। इसी तरीके से मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मेरा, किसका सर दर्द कर रहा है? मेरा। तो अपने सिर के बारे में बात कर रहा है कोई, तो इसलिए उसका यहाँ पर जो ये मेरा शब्द है ये हमारा संबंध कारक है। कविता ने अपनी पोशाक पहनी है। अब अपनी, यहाँ जो ये शब्द अपनी आया ये हमारा संबंध कारक है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है कविता की पोशाक का कविता से। तो इस तरीके से जो भी शब्द हमारे किन्हीं दो चीजों के बीच में आने वाले संबंध को हमारे सामने लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, उन सभी शब्दों को हम संबंध कारक में डाल देंगे। अगला कारक जो हमारा आता है वो है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक, उसका मतलब होता है कि इससे हमें उस जगह का पता चलेगा जहां पर क्रिया की जाती है। यानी कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के अंदर, बाहर, जो भी चीजें होंगी इस तरीके की, उन चीजों को हम लेंगे जहां पर की क्रिया को किया गया है। तो जहां पर भी क्रिया को किया जाएगा उनके बारे में जगह की हमें जानकारी देने वाले शब्दों को हम अधिकरण कारक कहेंगे। और इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में या फिर पर। में होगा भीतर और अंदर के लिए, और पर होगा किसी चीज के ऊपर के लिए। तो इसलिए इनका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, क्योंकि स्थान के बारे में हमें बताएंगे, यानी किसी आधार के बारे में हमें बताएंगे। अब इसके उदाहरण हो सकते हैं, बंदर डाल पर बैठा है। अब बंदर कहाँ पर बैठा है हमें कैसे पता चला? पर बैठा है, डाल के ऊपर बैठा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शब्द जो आया वो हमें बता रहा है कि उसके स्थान के बारे में, तो इसलिए ये अधिकरण कारक है। आइसक्रीम फ्रिज में रखी है। अब आइसक्रीम कहाँ रखी है? वो फ्रिज के अंदर रखी है, तो इसलिए में शब्द का आया। कमरे में कौन है? तो ये जो हमारी चीजें बता रही हैं कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वाक्य में, तो क्रिया जहां पर की जा रही है उसके बारे में हमें बताने वाले जितने भी शब्द होंगे उनको हम डाल देंगे अधिकरण कारक में। अब आता है हमारा सबसे आखिरी कारक, जो कि है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक, इसमें आएंगे वो सारे शब्द जो हम किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए या उनसे कुछ कहने के लिए पहले उनको संबोधित करते हैं, उन सारे शब्दों को हम संबोधन कारक में डालेंगे। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, अरे, अजी, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, जो ओ ऐसे करके हम किसी को बुलाते हैं ना, तो वो सारे शब्द जो होते हैं हमारे संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, अरे गिरिजा तुम कब आई। तो यहाँ पे अरे शब्द जो आया है ये हमारा हुआ संबोधन कारक। उसी के साथ हे ईश्वर रक्षा कीजिए, तो ईश्वर से बात करने के लिए हमने हे शब्द का यूज किया, तो उसको हम संबोधन कारक कहेंगे। अजी रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। तो जैसे इस तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पर जो अजी शब्द आया ये भी हमारा संबोधन कारक हुआ। तो इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। तो आज का जो ये हमारा कारक का पार्ट था ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो हमें इसको याद रखने के लिए इसकी जो सबसे पहले हमने टेबल यहाँ पर देखी थी उसको हमें याद करना होगा, और उसके अलावा इसको समझते हुए, यानी कि जो हमारे कारक अगर हमें नहीं दिखते हैं उसमें, जैसे कि हमारे कर्ता कारक और कर्म कारक, कभी कभी हमारा उसमें उसका विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसको समझते हुए हमें उसे पहचानना है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर हमने ये पढ़े हैं कारक, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे जैसे विभक्ति चिन्ह रखते हैं, तो उनको हमें समझना है और उसके बाद उसको पहचानना है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको उस सभी के लिए हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।